वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम होलोग्राफी और तंतु प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। होलोग्राफी के बारे में पिछली कक्षा में हमने होलोग्राम के निर्माण और उसके गणितीय विश्लेषण को पढ़ा। इस क्लास में हम होलोग्राफी की मुख्य विशेषताएं और उसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, होलोग्राफी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो नंबर 1, होलोग्राफी में परावर्तित किरणें संपूर्ण होलोग्राम पर आपतित होती है, यानी कि होलोग्राम के प्रत्येक भाग पर वस्तु के आने वाली संदर्भ तरंग और बिंब तरंग दोनों मिलकर होलोग्राम का निर्माण जो करती है वो प्रत्येक होलोग्राम के हर पार्ट पर पड़ता है। इसलिए अगर मान लीजिए होलोग्राम का ये भाग नष्ट हो जाए और हमारे पास में एक इसका छोटा सा खंड भी रहे, तो इस छोटे से खंड से भी हम संपूर्ण प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि एक होलोग्राम का अधिकतर भाग भी अगर नष्ट हो जाए तो शेष बचा हुआ भाग भी प्रतिबिंब की सूचना रख सकता है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के होलोग्राम एक ही प्लेट पर बन सकते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक वस्तुएं अगर रखी हुई है तो उनके होलोग्राम हम एक ही प्लेट पर बना सकते हैं। नेक्स्ट, होलोग्राम जो होता है वो एक पॉजिटिव इमेज होता है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो नेगेटिव इमेज कहलाते हैं। होलोग्राफी द्वारा दर्शक चित्र को विभिन्न कोणों पर देख सकता है, यानी कि ये जो 3D प्रारूप है इसमें दो वस्तुएं के बीच में जो न केवल दूरी बल्कि उनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को भी दर्शक है वो पूर्ण रूप से देख सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण होलोग्राफी के विशेष अनुप्रयोग भी बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले होलोग्राफी व्यतिकरण मिति। ये क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु का आपने एक होलोग्राम बना लिया, इसके पश्चात जिसे हम होलोग्राम 1 कह देते हैं। नेक्स्ट, इस वस्तु पर आपने अगर मान लीजिए कोई विकृति लगाई है, कोई दाब उत्पन्न किया जिसके कारण इसमें कोई विकृति आ गई, तो विकृति आने के कारण इस वस्तु के आकार में अगर कोई भी मान लीजिए चेंज आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया इसमें, तो उसका जो होलोग्राम बनेगा जिसे हम H2 कह रहे हैं, इन H1 और H2 होलोग्राम को मिलाकर हम इसका व्यतिकरण प्रारूप देख के वस्तुओं में कितनी अपरूपण विकृति आई है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। होलोग्राफी सूक्ष्म दर्शिकी। देखिए, वस्तु A और वस्तु B के बीच में जो दूरी है उस दूरी का कोण के साथ में ज्ञान हम होलोग्राफ से हम प्राप्त कर सकते हैं। इट्स मीन उनमें जो डिफरेंस है वो और अधिक स्पष्टता से दूरी और कोण दोनों के लिए हम होलोग्राफी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूचना संग्रहण। सूचना संग्रहण, देखिए होलोग्राफी की दो विशेष बातें हो गई। एक तो होलोग्राम का एक विशेष भाग भी हमें वस्तु की संपूर्ण सूचना दे सकता है, और हम एक ही होलोग्राफिक प्लेट पर कई वस्तुओं के प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इस प्रकार होलोग्राफ है वो एक सूचनाओं के संग्रहण की क्या कहेंगे बहुत प्रभावी और सार्थक विधि है। नेक्स्ट, ध्वनिक होलोग्राफी। इसमें नए प्रकाश तरंगों के साथ में ध्वनिक पराध्वनिक तरंगों के भी होलोग्राम प्रारूप का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, और बाद में प्रतिरूप अभिज्ञान। प्रतिरूप अभिज्ञान का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक सिंपल फोटोग्राफ हो तो उसकी तो कोई भी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने अपने किसी प्रोडक्ट पे एक विशेष होलोग्राम अगर लगाया है तो वो होलोग्राम जो है वो कंपनी के पास में एक विशेष उसकी आइडेंटिटी है। तो होलोग्राम की कॉपी जो है वो नहीं हो सकती। होलोग्राम की अगर कोई कॉपी बनाएगा तो वह एक सिर्फ चमकीला डब्बा लगेगा, 3 डायमेंशनल व्यू लेके नहीं आएगा। तो एक कंपनी की विशेष ट्रेडमार्क या उसकी एक आइडेंटिटी होलोग्राम होता है उसका। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं तंतु प्रकाशिकी, फाइबर ऑप्टिक्स। देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स का अभिप्राय है सूचनाओं को भेजने के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग। ठीक है, और सूचनाओं को भेजने के लिए जैसे हम
विद्युत संकेतों के द्वारा सूचनाओं का कम्युनिकेशन करते हैं, उसी प्रकार अगर हम प्रकाश तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कर सकें तो वह तंतु प्रकाशिकी कहलाती है। जो माध्यम यानी कि जो ये कहें कि जो तार हैं जो प्रकाश तरंगों को संचरित करते हैं वो तंतु कहलाते हैं, इन्हें हम फाइबर कहते हैं। और इनसे रिलेटेड जो पार्ट है वो तंतु प्रकाशिकी कहलाता है। देखिए, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10 की घात 14 से 10 की घात 15 हर्ट्ज की उच्च कोटि की होती है, इसीलिए इनको वाहक तरंगों के रूप में प्रयुक्त कर संचरण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। देखिए, इसका कारण क्या हुआ कि उच्च आवृत्ति के कारण ये अच्छी वाहक तरंगों का कार्य करती है। और प्रकाश के संचरण के लिए प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है और इस अध्ययन को तंतु प्रकाशिकी कहते हैं। तंतु प्रकाशिकी में जो प्रकाश का संचरण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से वह क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R का मान क्या होगा, अधिक होगा। और आपतन कोण I का मान जितना अधिक होगा अपवर्तन कोण का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो एक विशेष आपतन कोण IC के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और उससे अगर अधिक कोण पर कोई तरंग आएगी तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ देखिए, माध्यम फर्स्ट जो है यह है सघन माध्यम है और यह जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, दूसरा माध्यम। तो यहाँ हम स्नेल के नियम से आपतन कोण अगर I है और अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, यानी कि ये कौन सा कोण हो गया, क्रांतिक कोण। तो इस क्रांतिक कोण के लिए साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू अपवर्तनांक किसका, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 2 कोण है विरल, तो इसको हमने कहा है रेयर म्यू आर, और माध्यम 1 क्या है, सघन जो डेंसर। तो म्यू आर डी इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन 90। साइन 90 इसलिए कि क्रांतिक कोण की बात हो रही। तो म्यू आर डी जो है दैट इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। ठीक है, जो अपवर्तनांक है वह है म्यू टू बाई म्यू वन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो म्यू टू मीडियम है वो कौन है, विरल माध्यम है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू रखी और IC को हम ज्ञात करते हैं, म्यू आर की वैल्यू रख दी ना, म्यू आर अपॉन म्यू ID। तो साइन IC अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो साइन IC इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू डी बाई म्यू आर एंड IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। तो इस प्रकार क्रांतिक कोण का जो मान है वो हम अगर दोनों माध्यम के हमें अपवर्तनांक पता है तो हम उस माध्यम उन दोनों माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। अब बात करते हैं कि प्रकाशिक तंतु की संरचना, प्रकाशिक तंतु कैसा होता है। देखिए, प्रकाशिक तंतु के बीच का मध्य का जो भाग है वह कोर मटेरियल कहलाता है। कि जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में कोर मटेरियल जो है उसके ऊपर जो मटेरियल है वह क्लेडिंग मटेरियल कहलाता है। यानी कोर जो है वह क्लेडिंग मटेरियल से कवर होता है और क्लेडिंग मटेरियल के ऊपर पैकिंग होती है इनकी सुरक्षा के लिए, जिसे हम जैकेट कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण होता है। और जो संचरण है प्रकाश तरंग का वह किस में होगा, कोर मटेरियल में होगा। क्यों, कोर मटेरियल एक सघन माध्यम होगा और क्लेडिंग जो मटेरियल है, परिनिधान जिसको कह रहे हैं, वो एक विरल माध्यम होगा। तो जब
प्रकाश की किरण कोर से क्लैडिंग मटेरियल में जाएगी तो वह सघन से विरल में जाएगी, तो वहाँ पर अगर इसका आपतन क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो यह वापस क्या हो जाएगी, कोर में लौट आएगी। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को पर आधारित होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए प्रकाशिक तंतुओं के प्रकार। प्रकाशिक तंतु जो हैं वह दो प्रकार के हैं। नंबर एक, सोपानी अपवर्तक तंतु। सोपानी का मतलब हो गया एक स्टेप। स्टेप का अभिप्राय देखिए क्या है कि जैसे ये फर्स्ट स्टेप है और उसके बाद में अगली स्टेप जो है वो एकदम चेंज हो जाता है, उसमें जस्ट एट एक पॉइंट पर ही उसमें चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए कि अगर मान लीजिए कोर मटेरियल ये है और कोर मटेरियल के ऊपर क्लेडिंग मटेरियल की जो लेयर है वो जस्ट उसके बाद में अपवर्तनांक जो है वह चेंज हो जाए, तो यह क्या कहलाता है, सोपानी अपवर्तक तंतु कहलाता है। तो इसके लिए देखो हम समझते हैं कि जैसे ये कोर मटेरियल के अंदर प्रकाश की किरण जो आ रही है वह अल्फा कोण पर आ रही है और यहाँ पर इसका अपवर्तन कोण हो गया बीटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अपवर्तन की हमने दो घटनाएं पढ़ रहे हैं। नंबर एक अपवर्तन यहाँ हो रहा है और नंबर दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ हो रहा है जब कोर से क्लेडिंग में जाएगी। तो देखिए किसी ऑप्टिकल फाइबर के कोर मटेरियल में किरण को भेजने के लिए भी एक विशेष कोण होता है। ये नहीं कि उसको हमने सीधा भेज दिया, और वह कोण कितना है, अल्फा। हम देखना चाहते हैं कि इस अल्फा का क्या रिलेशन है। बाद में अंदर तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। तो मान लीजिए कोर मटेरियल में कोई संकेत हमने या जो प्रकाश किरण हमने भेजी है वो किस कोण पे भेजी है, अल्फा, और यहाँ पर इसका जो कोण है वो कितना हो गया, बीटा, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पर जो अपवर्तन हुआ है उसके लिए स्नेल का नियम लगाइए। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू, इस कोर मटेरियल का अपवर्तनांक है μ1 और जहाँ से ये आई है यहाँ अपवर्तनांक क्या है, μ0। तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ0। तो यहाँ से हमने μ0 को इस तरफ लिख दिया, तो μ0 साइन अल्फा इज इक्वल टू μ1 साइन बीटा, ये इस बिंदु पर। चलिए अब हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि जो है, यानी कि ये कोर से जब क्लेडिंग में जा रही है तो गामा कोण का मान क्या हो, IC क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो, तभी ये किरण क्या होगी, वापस इसी माध्यम में लौट के आएगी और इस कोर मटेरियल में ये आगे संचरित होती रहेगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। Since gamma must be greater than IC, and what is IC? IC जो है वो हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से इनवर्स μ2 बाई μ1, ठीक है। एंड साइन को हम गामा के साथ लिखे तो साइन गामा इज इक्वल टू μ2, साइन गामा मस्ट बी ग्रेटर देन μ2 बाई μ1, ठीक। इसके पश्चात देखिए जो डायग्राम है उसमें एक ट्राइंगल बना है, उस ट्राइंगल से हम साइन गामा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो साइन गामा की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ से इस ट्राइंगल से साइन गामा इज इक्वल टू C बाई ए। तो साइन गामा की वैल्यू हमें मिली C बाई ए। एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी। देखिए ए, बी एंड सी पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स हैं, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमने सी बाई ए की जो वैल्यू है वो फाइंड कर की है। देन सी बाई ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो ये आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन μ2 बाई μ1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो कंडीशन मिल जाती है हमें लेस देन ये अपवर्तनांक, ठीक है। देन साइन बीटा की वैल्यू जो है वो बी बाई ए है, ये वैल्यू हम बी बाई ए को इसके इक्वल करते हैं। देन वी फाइंड
μ1 sin बीटा मस्ट बी लेस देन, यानी यहाँ जो μ2 बाई μ1 था इसमें से μ1 को हमने कॉमन ले लिया तो μ1 को इसके साथ लिख दिया, तो μ1 sin बीटा शुड बी लेस देन अंडर μ1 बाई μ2 स्क्वायर। ठीक है, और इसको μ1 sin बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो उसके साथ पुट करते हैं, तो म्यू नॉट साइन अल्फा मस्ट बी लेस देन अंडर μ1 माइनस μ2 स्क्वायर। इट्स मीन देखिए पहला जो मीडियम है जिसका अपवर्तनांक μ0 हमें पता है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कोर मटेरियल में जो प्रकाश तरंग को हमें जिसे संचित करवाना है उसे कितने एंगल अल्फा पे हमें उसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो म्यू नॉट साइन अल्फा है वो तंतु का क्या कहलाता है, संख्यात्मक द्वारक, न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया सोपानी अपवर्तक तंतु। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है वो है प्रवणता अपवर्तक तंतु। देखिए सोपानी का मतलब हो गया उसका जस्ट चेंज हो जाना, प्रवणता में क्या होगा कि वह वैल्यू जस्ट चेंज नहीं होगी, वह उस वैल्यू को एक कंटिन्यूस रूप से उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो सोपानी अपवर्तक तंतु में देखिए ये कोर मटेरियल और क्लेडिंग मटेरियल जो है यह जस्ट चेंज नहीं होगा, यानी धीरे धीरे ये माध्यम सघन से क्या होता जाएगा, विरल होता जाएगा, एक स्टेप में नहीं। ठीक है ना, धीरे धीरे। तो ये अपवर्तक तंतु का। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा कि जो प्रकाश किरण है वो सघन से विरल में जाएगी, इसका थोड़ा थोड़ा क्या होता रहेगा, डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी, और एक दूरी के बाद में यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से तो इसमें एक रेंज हो जाएगी कि जो डिपेंड करेगी आवृत्तियों पे। ठीक है, तो आवृत्तियों के अनुरूप उनका अलग अलग दूरी पर क्या होता जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसके मैथमेटिक्स को देखना चाहें तो हम जानते हैं कि μ1 sin अल्फा 1 इज इक्वल टू μ2 sin अल्फा 2, स्नेल के नियम से एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाने पर। अब इसी प्रकार जो अल्प दूरी के पश्चात जो तरंग अल्फा 2 कोण पे जा रही है धीरे धीरे विरल होते माध्यम में, तो उसके लिए μ3 sin अल्फा 3। तो इट्स मीन ये बताता है कि जो म्यू साइन अल्फा है ये क्या रहता है, नियत रहता है। इट्स मीन अपवर्तनांक में जो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस है ये साइन अल्फा में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हैं वो एक दूसरे के साथ परिवर्तित होते जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रकाश किरण है वह क्या होती रहती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए कोर से क्लेडिंग मटेरियल में पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई आगे संचरित होती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या इसकी खास बात है कि इन तंतुओं में प्रकाश किरणें समान पथ तय करती है, जबकि सोपानी अपवर्तक तंतुओं में प्रकाश किरणें हैं उनका पथ जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है।